लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पावर शेयरिंग। अब आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे फेडरलिज्म। तो इस लेसन में हम लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फेडरलिज्म है क्या, और इस लेसन में हमें ये पढ़ना है कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था चलती कैसे। जैसे लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिवीजन पढ़ा था, इसमें वर्टिकल डिवीजन पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे वर्टिकल डिवीजन के बारे में। वर्टिकल डिवीजन को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ये फेडरलिज्म है क्या, संघवाद है क्या, व्हाट इज फेडरलिज्म। आइए फिर से एक बार हम लोग पिछले वाले चैप्टर पे थोड़ा सा चलते हैं। जैसे बेल्जियम, श्रीलंका, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। वहां पे उनकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बेस पे उनको डिवाइड किया गया था, उनकी सत्ता को दिखाया गया था। उसी तरीके से इसमें हमें उससे आगे थोड़ा सा चल करके जैसे इसमें दिखाया गया है कि बेल्जियम में 1993 में कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ राइट दे दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन ये फिक्स नहीं था कि ये जो राइट है ये कब तक उनके पास रहेगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज हमें जो समझना है फेडरलिज्म के बारे में, इसमें देखा जाए तो जो हमारी फेडरेशन है, जो हमारी फेडरलिज्म की व्यवस्था है, उसको हम समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट के ऊपर गौर करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमें यह देखना होगा कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं वो दो लेवल पे चलती हैं, दो स्टेयर हैं उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक तीसरा हम लोग जानते हैं लोकल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि अलग अलग लेवल की जो सरकारें हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती है, सबका ज्यूरिसडिक्शन अलग। ज्यूरिसडिक्शन मींस अधिकार क्षेत्र। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर अपने अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पावर अलग है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने का सेंस है कि जो भी वो काम करेंगी उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें निहित हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने सारे काम करेंगी, अपने वर्क करेंगी, लोगों को सुरक्षा की गारंटी देगी या जो भी वर्क उनके होते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उन अधिकारों को सर्कुलेट कराने का, लोगों को अधिकार प्राप्त हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वो हमारे सरकारें प्रयास करती हैं। पांचवें पॉइंट में हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो राइट लेने के लिए हम जुडिशरी की तरफ रुख कर सकते हैं, जुडिशरी की तरफ जाएंगे, अदालतें हमें हमारा वो अधिकार दिलाती हैं। हमारे यहाँ अदालतों को भी स्थित है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और इसके अलावा फेडरलिज्म में फाइनेंस के बारे में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम को भी अलग अलग सरकार अलग अलग तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार अलग है। फाइनली हम लास्ट पॉइंट में कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था देश की यूनिटी को बना करके रखती है। जैसे कहते हैं ना कि अनेकता में एकता। भारत जैसे जनरल भारत में 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, सबकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, बट पूरे नेशन की एक अपनी खुद की सरकार है। इससे क्या होता है कि जो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सत्ता के लिए बेल्जियम में, श्रीलंका में बेल्जियम में सिविल वार, श्रीलंका में सिविल वार हो गया था, बेल्जियम में नहीं हो पाया क्योंकि पावर डिसेंट्रलाइज हो गया था। इसमें उसी तरीके से भारत में भी जो पावर है वो पावर सेंट्रलाइज्ड है। अब इसको ऑर्गेनाइज करने का एक दूसरा तरीका भी है। उसका दूसरा तरीका क्या है कि जैसे अगर कोई एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी के पास आप जाएंगे लेकिन उसके पास सारी सुविधाएं होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो जो गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी जो होता है वो अपने अधिकार के लिए उन्हीं बड़े लोगों के पास जाता है। कभी कभी उनके वो अधिकार उनको मिलते हैं, कभी कभी उनके वो अधिकार नहीं मिलते, इससे उनका आपस में कम्युनिकेशन खराब होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत में भी संघीय व्यवस्था बन सकती है, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हाँ, क्यों नहीं बन सकती है। अब अगर इंडिया के फेडरल सिस्टम को देखा जाए, इंडिया के फेडरल सिस्टम को देखा जाए तो जैसे हमने श्रीलंका, बेल्जियम इन सब में देखा था, तो वैसे ही आइए हम सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी शुरुआत करते हैं फेडरलिज्म की इंडिया में। जैसे आपको पता है कि भारत 1947 में जब इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई।
कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग जब स्टार्ट हुई तो लगभग अप्रॉक्स 3 ईयर 2 वर्ष 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज के हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो एडॉप्ट कर लिया गया। इसके बाद हमारे यहाँ आपने ये सब इतना जाना, इसके पहले जब हम स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्रता से पहले भारत में डिफरेंट टाइप के रजवाड़े थी। आपको पता होगा कि भारत जब आजाद हुआ उस समय भारत में 536 स्टेट हुआ करते थे। अब सोचिए कि एक नेशन में अगर 536 स्टेट है तो उसको सर्कुलेट कैसे किया गया, वहां पे लोगों को सेंट्रलाइज करना था और इसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी गई थी। क्योंकि जब अपने यहाँ आपने देखा होगा कि जब डिवाइडेशन हुआ था तो कितना रक्त रंजित इतिहास था, लाशों के ढेर लग जाते थे, खून की नदियां बहने लगी थी और उस समय हमारे यहाँ के जो राजे रजवाड़े थे वो सारे आपस में मिलजुल करके बैठ करके भारत में वो अपने राज्य का विलय करते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो ये फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन से बना है। जो ये संघ है, संघ के दो स्तर हैं, केंद्रीय राज्य का। दोनों सरकारें हैं, दोनों मिलजुल करके काम करती हैं, दोनों का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। अब एक कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन स्टेट या स्टेट। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पूरे नेशन को एक फेडरेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। उसके लिए सब यूज किया गया है लिस्ट हमारे यहाँ 3 है। लिस्ट मतलब सूची। हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो इसके अधिकार क्षेत्र अलग है। स्टेट की बात करें तो स्टेट के अधिकार अलग है, कॉनकरेंट के सब्जेक्ट अलग अलग है। सबसे पहले हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। यूनियन लिस्ट में देखें तो इसके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो हैं फॉरेन अफेयर्स, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। ये सब नेशनल इशू, जितने नेशनल इशू होते हैं उनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट के जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे एग्रीकल्चर है, पुलिस है, कॉमर्स है, बिजनेस है, ये सारी चीजें हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। अब तीसरी सूची है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट में देखा जाए तो कॉनकरेंट में ऐसी चीजें होती हैं जो राज्य में भी हो और केंद्र में भी हो। अब जो राज्य और केंद्र के बीच में है, सॉरी मैंने उसमें स्टेट वाले में बोल दिया, स्टेट में एजुकेशन स्टेट में नहीं है, कॉनकरेंट में है। कॉनकरेंट लिस्ट में शिक्षा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मजदूर है, डाइवोर्स है, मैरिज है, इनकी सबकी एडॉप्टेशन की बात है। ये सारे सब्जेक्ट हमारे कॉनकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो लिस्ट अगर देखा है तो इन्हीं लिस्टों को मिला करके हमारा एक सिस्टम बन जाता है और इसी सिस्टम से हमारा पूरा भारतवर्ष रन कर रहा है। और हमारे यहाँ एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई है कि सबको साथ लेकर के चलने की नीति, सबको साथ लेकर के चलने की नीति है। और हमारा संविधान ये सबको राइट देता है कि सब लोग आपस में मिलजुल करके रहें। जो हमारे यहाँ के संवैधानिक प्रावधान हैं, इन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाना, कैसे क्या चलाना है, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी सरकारें करती हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी संघीय व्यवस्था चलेगी कैसे। संघीय व्यवस्था जो हमारी है ये आगे कैसे चलेगी। तो संघीय व्यवस्था में अधिकतर देखा जाए तो कामकाज के बहुत सारे प्रावधान हैं। शासन व्यवस्था जो हमारी है 3 लेयर में चलती है। जैसे पिछले में मैंने बोला था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ऐसे ही हमारे यहाँ देखा जाए तो अगर 28 स्टेट हैं तो सारे राज्य लगभग भारत भाषा के आधार पर है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद हम गणतंत्र हुए तो भारत में सिर्फ 16 राज्य थे। करंट टाइम पे 28 राज्य हुए हैं। इसमें से अधिकतर राज्य भाषा के आधार पर है। जैसे उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, यूपी में अवधी, बहुत सारी अनेक भाषाएं यूपी में लोकल रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो भाषा के आधार पे हमारे यहाँ चलन है। जैसे नॉर्थ का हमारा स्टेट है कश्मीर, साउथ का स्टेट है मद्रास, ईस्ट में अगर देखें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट में देखें गुजरात। तो ये सब हर जगह पे देखेंगे, जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहां पे आपको अलग अलग भाषाएं मिलेंगी।
1947 से लेकर के 2013 के बीच में भारत में जितने भी नए प्रांत, पुराने प्रांत, नए स्टेट, पुराने स्टेट, ये सब भाषा के आधार पर रन कर रहे हैं। यहाँ पे एथनिसिटी है, वहाँ की टोपोग्राफी, जियोग्राफी और लिंग्विस्टिक ग्रुप को देख करके उन स्टेट को ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। वहाँ पे ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि वहाँ के लोगों को अपनी लाइफ सर्वाइव करने में, अपने डेवलपमेंट करने में कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए भारत में लैंग्वेज पॉलिसी, इसके लिए वहाँ पे लोगों ने लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की। लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी कि भारत की जो एक भाषा है उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं। ये 40% लोग जो हिंदी बोलते हैं, जबकि पूरे नेशन की मातृभाषा हिंदी को दिया गया, लेकिन 60% लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिंदी को नहीं अडॉप्ट कर पाए हैं। ऐसे ही श्रीलंका में देखा जाए, जो लास्ट टॉपिक मैंने देखा था, श्रीलंका में ज्यादातर लोग सिंहला लैंग्वेज के थे, लेकिन जो तमिलनाडु से गए श्रीलंकन थे उनको लिए एक अलग लैंग्वेज बनाई गई जिनके लिए हमने जिनके लिए नाम था श्रीलंकन तमिल। अब इसी के हिसाब से हम समझें कि भारत की जो पूरा ग्रुप है वो भाषा के आधार पे है। भारत की मेन नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन व्यवहार में देखें तो हिंदी को लोग अपनाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि 60% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को स्पीक नहीं करते हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो कानूनन तो 1965 के बाद से हिंदी को प्रमोट किया गया है, इंग्लिश में काम नहीं होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ का जुडिशरी है, जो हमारे यहाँ की पार्लियामेंट है, ये सारी चीजें जो हैं ये सब अपना काम इंग्लिश भाषा में ही करती हैं। जैसे देखा जाए तो एक टॉपिक है अपने यहाँ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। केंद्र राज्य जो संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र के ज्यूरिसडिक्शन अलग है, सेंट्रल के, स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन अलग है। जैसे स्टेट के लिए मैंने बोला था कि उसमें जो राज्य के अधिकार है वो राज्य को मिलेंगे, केंद्र के अधिकार केंद्र को मिलेंगे, लेकिन कभी भी जो केंद्र की सरकार है वो राज्य के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकती है कि आप कुछ ऐसा ही करें। राज्य जो भी नियम बनाता है वो सिर्फ अपने राज्य के लिए होता है। ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई नियम कानून भारत सरकार बनाती है, भारत की पार्लियामेंट से बनता है, तो वो नियम पूरे देश के लिए होता है, जबकि अगर कोई राज्य सरकार वो नियम बनाती है तो वो सिर्फ अपने राज्य के लिए ही होता है, ना कि पूरे नेशन के लिए। अब हम अपने यहाँ देखें तो 1990 के डिकेड में 1990 के बाद यह स्थिति बदल गई कि देश के अधिकतर हिस्सों में कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। कोएलिशन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन की सरकार थी उसमें होता क्या था कि अगर किसी को लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट में अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती थी तो वो सरकार नहीं बना पाता था, तो लोग आपस में कोलिटरल कोएलिशन करके गठबंधन की सरकार बना लेते थे। लेकिन उसमें एक समस्याएं आती थी कि गठबंधन की सरकार तो बन जाती थी, लेकिन जो मुखिया होता था, प्रधानमंत्री होता था या मुख्यमंत्री होता था राज्य का, उसको हर समय एक डर बना रहता है कहीं हमारी कुर्सी फिसल ना जाए। तो ये एक नई तरीके की कल्चर जनरेट हुई थी। अब हमें समझना है भारत में डिसेंट्रलाइजेशन, भारत में पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें भारत की डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि 1992 में एक हार्ड स्टेप लिया गया। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि जो स्थानीय प्रशासन की इकाइयां हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया कि लोकल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसियां हैं, जो भी नियम कानून हैं, उनके भी चुनाव करवाए जाए। मतलब जैसे आजकल आप देखते हैं कि प्रधान के चुनाव होते हैं, पहले ये चुनाव नहीं होते थे, वैसे रिफरेंडम हो जाता था, लेकिन नियम बनने के बाद गांव लोकल स्तर पे भी पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, जनरल, एससी, बीसी, एसटी, इनको सबको भी किया गया। और उसी में एक चीज इंट्रोड्यूस की गई कि जो साइकिल चल रही थी उसमें 1/3 सीट महिलाओं को भी दे दी गई।
ऐसे ही राज्य सरकारों ने भी कर लिया, ऐसे ही केंद्र सरकारों ने भी कर लिया, चाहे वो गांव की शासन व्यवस्था हो, चाहे पूरे देश की शासन व्यवस्था हो, चाहे राज्य की शासन व्यवस्था हो, उसमें सबको समान हिस्सेदारी दी गई। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि सब स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखें तो भारत में जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को सर्कुलेट करती है। जनरल वे में देखा जाए तो जैसे होता है कि अगर दो लोग आपस में हैं तो कभी ना कभी कोई डिस्प्यूट जनरेट हो जाता है। इन सारे डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए भारत के संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। अगर किसी को कोई मतभेद होता है, कोई दिक्कत होती है, तो वो न्यायपालिका की शरण में जाता है, कोर्ट में जाता है, अदालतों में जाता है और अपने सारे अधिकार को प्राप्त करता है, अगर कहीं से उसको लगता है कि कोई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तो इस तरीके से देखें इस सेशन में फेडरलिज्म में हम लोगों ने देखा, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग को देख लें तो हमने हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी देखा और वर्टिकल डिवीजन भी देखा। एक चीज इसमें और समझना है, एक जो फेडरेशन का फेडरलिज्म का फेडरेशन है वो टू टाइप का है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको समझने के लिए जैसे ऐसी व्यवस्था जिसमें देश तो एक ही है लेकिन जो उसके अंदर की राज्य सरकारें हैं वो किसी से भी एंसरेबल नहीं है कि हम आपके लिए समर्पित हैं, सारे राज्य इंडिपेंडेंट होकर के गवर्निंग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, यूएसए हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऐसे ही अलग अलग देशों में इस फेडरेशन को लागू किया गया है कि वहां पे राज्य सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होकर के सारे अपने काम करती हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा था, जिसके लिए एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब दूसरा फेडरेशन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग, कमिंग का मतलब आप आने के लिए आपकी इच्छा है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, ये दूसरा रूप है फेडरेशन का। इसमें सबसे मेन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसी के सहयोग के लिए इंडिपेंडेंट रूप से राज्य सरकारें भी होती हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं इंडिया। तो ये टॉपिक था कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो स्टूडेंट्स ये इतना ही पॉइंट इस लेसन में था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी।